तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमान और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के 51वें एपिसोड को उन्होंने संबोधित किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सुझाव भी मांगे थे। मन की बात को लोकप्रिय बनाने और लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नमो ऐप पर मन की बात क्विज की भी पहल की गई थी। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि साल 2018 खत्म होने वाला और हम 2019 में प्रवेश करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे में बीते वर्ष की बातें चर्चा में रहती हैं, साथ ही आने वाले वर्ष के संकल्प की भी चर्चा सुनाई देती है। हम ऐसा क्या करें जिससे अपने स्वयं के जीवन में बदलाव ला सकें और साथ ही साथ देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। मोदी ने कहा कि नकारात्मकता फैलाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन हमारे समाज में हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं और ये सब 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से हो रहा है। बीजेपी अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली से आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। 11 और 12 जनवरी को होने वाले इस अधिवेशन की तैयारी में प्रदेश बीजेपी नेता अभी से ही जुट गए। इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन, राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अधिवेशन बेहद अहम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत राष्ट्रीय नेतृत्व व कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीतने का मंत्र देंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया है कि राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी को लेकर 24 विभागों का गठन किया गया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में गिरफ्तार किए गए क्रिश्चियन मिशेल ने बड़ा खुलासा किया है। मिशेल ने कहा है कि वो श्रीमती गांधी के संपर्क में था। ये दावा प्रवर्तन निदेशालय ने किया है। ईडी ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान क्रिश्चियन मिशेल ने श्रीमती गांधी का नाम लिया। हालांकि ईडी ने यह साफ नहीं किया है कि मिशेल ने किस संदर्भ में मिसेस गांधी का नाम लिया है। आपको बता दें कि आज पटियाला हाउस कोर्ट में मिशेल की पेशी हुई। क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दुबई से प्रत्यर्पण के जरिए लाने के बाद मिशेल को अब तक जमानत नहीं मिली है। ईडी ने दावा किया है कि जब मिशेल गुरुवार को अपने वकील से उन्हें मुलाकात की तो उसने एक पेपर अपने वकील को दिया, जिसमें उसने पूछताछ को लेकर बताया। हिमाचल में विधायक प्राथमिकता की बैठक के बीच मुख्यमंत्री ने नए साल के बजट को अंतिम रूप देने के लिए सचिवों की बैठक बुला ली है। इसमें बजट के तैयार हो चुके खाके को अंतिम रूप देने के साथ ही उसमें बदलाव पर अंतिम फैसला होगा। बजट को लेकर पहले ही वित्त और प्लानिंग विभाग सारी कवायद कर चुका है। इसके साथ ही दूसरे बजट में पहले बजट की घोषित योजनाओं के लागू होने का भी ऐलान कर सकते हैं। वहीं एक कर्मचारियों और पेंशनरों और सामाजिक सुरक्षा संबंधी पेंशनों को भी बढ़ाने की संभावना है। नए साल से हिमाचल के अस्पतालों में अब 56 तरह के टेस्ट निःशुल्क होंगे। प्रदेश सरकार हिमाचल में फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस योजना शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जनवरी माह में इस योजना का शुभारंभ करवाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जनवरी माह में इस योजना का शुभारंभ करवाने जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, किडनी, लीवर और शुगर आदि से लेकर खून की जांच से संबंधित सभी टेस्ट इस योजना के तहत निःशुल्क होंगे। अभी ये टेस्ट कराने में मरीजों को 10 से लेकर 2,000 रुपए की राशि चुकानी पड़ती है। इसका फायदा सभी तरह के मरीजों को मिलेगा। अभी अस्पतालों में बीपीएल और आईआरडीपी मरीजों को निःशुल्क टेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ सीधे हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी 20 जनवरी से श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधी उड़ान देहरादून हवाई अड्डे से शुरू करेगी। इस उड़ान की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस उड़ान के साथ देहरादून हवाई अड्डा 9वां डोमेस्टिक और 17वां हवाई अड्डा बन गया है, जो सीधे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ गया है। ये फ्लाइट देहरादून एयरपोर्ट से दोपहर 11:55 पर रवाना होगी। श्री गुरु रामदास हवाई अड्डे में ये उड़ान मात्र 40 मिनट पर 12:35 पर पहुंच जाएगी।
ये उड़ान देहरादून से जयपुर के लिए भी उड़ान भरेगी। इस उड़ान का जयपुर में 30 मिनट का स्टेशन होगा। उड़ान दोपहर 2:05 में रवाना होगी। 1 घंटा 50 मिनट के बाद ये जयपुर लैंड करेगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 2019 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर के अनुसार इंजीनियरिंग सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 6 जनवरी को होगी। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2 जून को होगी और मेंस का आयोजन 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। यूपीएससी अगले साल 13 विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए 24 परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इच्छुक छात्र यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के मुताबिक नोटिफिकेशन और परीक्षा की तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए रसायन के व्यवसायी को पुरानी दिल्ली सिटी में स्थानांतरित करने का नोटिस जारी कर दिया है। इसके लिए समय सीमा 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। निगम के आदेशानुसार कदम नहीं उठाने पर 1 जनवरी 2019 से सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 1999 में लाल कुआं में रसायन फैक्ट्रियों में आग लगने से करीब 57 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 2000 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि इस तरह की दुकानों को शहर के बीच से हटाया जाना चाहिए। हरियाणा की 4 फर्मों ने बेअचातित तरीके से बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। कई फर्मों ने 1100 करोड़ से अधिक के बोगस बिल काटकर 107 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी किए हैं। बोगस बिल काटने वाली फर्मों में फतेहाबाद की 4 फर्में भी हैं। अब इन फर्मों की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई है। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जीएसटी के अधिकारियों ने 4 फर्मों के टैक्स चोरी की गणना की। इसमें सामने आया है कि 4 फर्मों ने बोगस बिल काटते 107 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। 24 दिसंबर को जीएसटी के अधिकारियों ने बोगस बिल काटने वाली इन 4 फर्मों को पकड़ा था। वो बिना लेन देन के बिल काट रही थी। इसके बाद उससे जुड़ी कई फर्मों की जांच हुई। इसके बाद प्रदेश की कई फर्में फर्जी बिल काटने में पकड़ी गई हैं। इन फर्मों ने पूरे प्रदेश में 1100 करोड़ रुपए से अधिक के बोगस बिल जारी किए। बिहार में सियासत की नई बिसात बिछ रही है। यहाँ पेइंग वार्ड में इलाज के लिए भर्ती चारा घोटाले के 4 मामलों के और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से शनिवार को उनके छोटे बेटे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। पिता से लगभग 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद रिम्स से बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, जंग के मैदान में काम आती है तो सिर्फ जनता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्हें जनता की नहीं बस कुर्सी की चिंता है। बिना चिप वाले एटीएम कार्ड 31 दिसंबर से बंद हो जाएंगे। इस बात से परेशान एटीएम कार्ड धारकों के लिए राहत भरी सूचना है। 31 दिसंबर के बाद भी बिना चिप वाले एटीएम कार्ड चलते रहेंगे। खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ कर दिया है कि उनके खाता धारकों के एटीएम कार्ड 31 दिसंबर के बाद भी काम करेंगे। एटीएम कार्ड के जरिए हो रहे फ्रॉड से खाताधारकों को बचाने के लिए चिप वाले एटीएम कार्ड लाए जा रहे हैं। इनका वितरण भी हो रहा है। बैंक 2 तरह से खाताधारकों को एटीएम कार्ड दे रहे हैं। कुछ बैंक सीधे शाखाओं से एटीएम कार्ड बदल कर दे रहे हैं। ये एटीएम कार्ड सादे हैं, बस उनमें चिप लगी हुई है। इन सभी कार्ड को 72 घंटे में एक्टिवेट कराना है। ऐसे में पुराना एटीएम कार्ड खुद बंद हो जाएगा। दूसरी ओर कुछ बैंकों के खाताधारकों के एटीएम कार्ड मुख्यालय से प्रिंट होकर आ रहे हैं। इनके आने पर खाताधारकों को उनके अधिकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जा रहा है और फोन कर शाखा पर बुलाया जा रहा है। स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड इसी तरह दिए जा रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने कहा है कि उनकी सरकार ने हमेशा मानव हित के लिए काम किया है। सिक्किम के लोगों के विकास और प्रगति के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वो अपनी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से सरकार गठन की 24वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसके बाद गंगटोक के बाहरी इलाके में सरमसा गार्डन में भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों को एकजुट होने और राज्य के भविष्य के लिए सामूहिक रूप से रणनीति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वो केवल सिक्किम और उसके लोगों की सेवा में खड़े हैं और कहा कि मेरा पूरा जीवन निस्वार्थ रूप से सिक्किम को प्रगति और समृद्धि के शिखर पर ले जाने के लिए समर्पित है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही 36,000 करोड़ के नान घोटाले की फाइल फिर से खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मामले में 27 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था और 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इस घोटाले को लगातार उठाया है। कांग्रेस ये बात भी उठाती रही है कि घोटाले से भी एक डायरी मिली थी जिसमें डॉक्टर साहब और सीएम मैडम लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नान घोटाले की फाइल मंगाई है। उस पर डीजीपी डीएम अवस्थी से उनकी चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री फाइल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जांच पर फैसला लेंगे। नान घोटाले की जांच और ओडब्ल्यू साल 2015 से जांच कर रहा है।
दिल्ली एनसीआर ठंड और शीत लहर की चपेट में। दिल्ली में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान औसत 2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। वहीं ठंड का प्रकोप बढ़ने से मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम और कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रेड वार्निंग एजेंसी को ठंड से बचाव संबंधी कदम बढ़ाने के लिए कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर तक पारा और लुढ़क सकता है। वहीं नए वर्ष का पहला सप्ताह थोड़ा राहत भरा हो सकता है। और राजधानी एक्सप्रेस में यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए तहलका न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। चलिए शुरू करेंगे खबरों के सिलसिले को। और करीब 300 करोड़ लगाकर भारत में आपको बता दें कि 150 करोड़ पार पहुंची आमिर खान और अमिताभ बच्चन की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने चीन में पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो है 10 करोड़ 67 लाख रुपए। जी हाँ, ये आमिर खान के चीन में वर्चस्व को देखते हुए बेहद ही खराब प्रदर्शन है। कोलंबिया की मशहूर सिंगर, डांसर और परफॉर्मर शकीरा को कौन नहीं जानता। अपने गानों की वजह से चर्चा में रहने वाली शकीरा इस बार टैक्स चोरी के आरोप में गिर गई हैं। स्पेन के अभियोजकों ने कोलंबियाई गायिका शकीरा पर 145 मिलियन यानी 118 करोड़ की टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है। 2015 में बहामास से बार्सिलोना, स्पेन आकर बसी शकीरा पर आरोप है कि वो 2012-14 के दौरान भी अब स्पेन में ही रहती थी। बकौल अभियोजक उन्हें इस अवधि के दौरान हुई कमाई पर टैक्स भी स्पेन में ही देना चाहिए। अमेरिका की रहने वाली इस गायिका, संगीतकार और परफॉर्मर के शुरुआती गाने मशहूर नहीं हुए थे, लेकिन 1998 में उनके स्पेनिश गाने ने धूम मचा दी थी। विराट कोहली ने भारतीय कप्तान के रूप में 45वें मैच में टीम की अगुवाई करते हुए 26वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने मेलबर्न में इस जीत के साथ 37 साल का सूखा खत्म कर दिया। भारतीय कप्तान के रूप में उनसे अधिक जीत अब सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर दर्ज है, जिनकी अगुवाई में भारत ने 60 टेस्ट मैच खेले और इनमें से टीम 27 मैचों में जीत दर्ज करने में सफल रही। कोहली की कप्तानी में भारत ने विदेशी सरजमी पर भारत की 11वीं जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका की जीत में उसके तेज गेंदबाज जॉन ओलिवर की अहम योगदान रहा, जिन्होंने इस मैच में कुल 11 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद पाकिस्तान को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ओलिवर के पहली पारी में लिए 6 विकेट पर मेजबान टीम ने पाकिस्तान को पहली पारी में 181 रन पर ढेर कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका भी हालांकि बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी और पहली पारी में 223 रन बना सकी थी। उसने हालांकि पहली पारी के दौरान 42 रनों को बढ़ा दूसरी पारी में ओलिवर ने घातक गेंदबाजी पर पाकिस्तान को बड़ा स्कोर खड़ा करने नहीं दिया और 190 रनों पर ही टीम जीत हो गई। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने श्रीलंका को 423 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने न केवल टेस्ट मैच जीता बल्कि 2 मैचों की सीरीज 1-0 से बढ़त बना ली। कीवी टीम ने श्रीलंका को 660 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में मेहमान टीम केवल 236 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। आखिरी दिन श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी दिन 429 रन बनाने हैं, जबकि न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट की दरकार थी। न्यूजीलैंड टीम की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए, जबकि 5 विकेट लेकर 68 रनों की पारी खेलने वाली टीम साउदी को मैन ऑफ द मैच खिताब दिया गया। वहीं श्रीलंका के युवा बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने साल का शानदार अंत करते हुए टेस्ट में 1000 रन पूरे कर लिए। मेंडिस ने 23 पारी में 1023 रन बनाए हैं। मजबूत वैश्विक रुख के बीच सराफा बाजार में सोना 20 रुपये बढ़कर 32,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि औद्योगिक इकाइयों एवं सिक्का निर्माताओं की कमजोर मांग से चांदी 25 रुपये गिरकर 39,225 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़त के साथ बंद हुआ। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और कोलकाता में 28 पैसे और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद अब रूस और तुर्की में सीरिया मसले पर मिलकर काम करने की सहमति बन गई है। मुद्दे को लेकर ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन के बीच 23 तारीख को फोन पर बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि इसी महीने की 20 तारीख को ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका ने कथित इस्लामिक स्टेट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अब वक्त आ गया है कि अपने सैनिकों को वापस अपने घर बुला लिया जाए। जिसके गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के बाद शनिवार को पुलिस ने गीजा और उत्तरी
सीनाई चरमपंथियों के अड्डों पर छापेमारी, जिसके बाद पुलिस ने दर्जनों चरमपंथियों को मार गिराया है। मंत्रालय ने बताया कि चरमपंथियों के अड्डों पर छापेमारी के दौरान 40 चरमपंथी मारे गए। मिस्र के गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक ये चरमपंथी मिस्र के कुछ पर्यटक स्थलों, चर्च और सेना के इलाकों में बम धमाके करने की योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही गिजा में पर्यटकों की एक बस पर बम धमाका हुआ था। इस धमाके में वियतनाम के 3 नागरिक और मिस्र के एक टूरिस्ट गाइड की मौत हो गई थी। सिएटल में रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता एलन नाइमैन ने मरने से पहले गरीब बच्चों के लिए $11 मिलियन लगभग 77 करोड़ रुपए दान कर दिए। चौंका देने वाली बात यह है कि दान को लेकर एलन के करीबी दोस्तों तक को पता नहीं था। हालांकि उनके दान का पता उनकी वसीयत से चला। पाकिस्तान में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए पायलट बनने का मामला सामने आया है। पाकिस्तान की सरकारी हवाई सेवा PIS में 5 मैट्रिक फेल कैंडिडेट पायलट बन गया। आप बता दें कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने पाक सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच सरकारी हवाई सेवा में कार्यरत पायलट और अन्य कर्मचारियों की डिग्री की प्रामाणिकता से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि 7 पायलटों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर PIA में नौकरी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अंडमान निकोबार पहुंचे। यहां उन्होंने 2004 की सुनामी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने सी वॉल समेत कई परियोजनाओं की नींव भी रखी। मोदी इसे केंद्र शासित प्रदेश में 3 द्वीपों के नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। मोदी जिन द्वीपों के नाम बदलने का ऐलान करेंगे उनमें रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड शामिल हैं। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया जा सकता है। तो राजधानी एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना। और खबरों की जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlka.india.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।